संजीव जी, जब हम खबरों को लिखते हैं तो थोड़ी खुरदुरी कलम से लिखते हैं, पर जब साहित्यकार अपनी भावनाओं को रखता है तो वो बहुत मखमली कलम। ये आप मखमल के कलम से ही दोनों चीजें लिखते हैं, या क्योंकि आपने ऐसा नहीं है कि आपने पत्रकारिता छोड़ी हो, आप पत्रकार भी हैं, आप उधर भी सारे काम करते हैं और आपकी कलम से ऐसी किताबें भी निकल रही हैं? देखिए, हम लोग जो हैं, जो एक जर्नलिस्ट है, वो क्या है, उसका काम कहानियां खोजना है। जैसे कहा ना, हर इंसान की जिंदगी में कहानी होती है, कहानियों के सिवा जिंदगी कुछ है नहीं। अगर हम सोचें, आज मैं लिखने बैठूं तो आज साहित्य आज तक के ऊपर बहुत खूबसूरत कहानी लिख सकता हूं मैं, आज के दिन के ऊपर। तो कहानियां हर इंसान की जिंदगी में है, बस उन्हें लिखना आना चाहिए। हम कहानियां लिखते नहीं हैं, सोचते बहुत हैं कहानियों के बारे में। और जरूरी नहीं है कि कहानियां हमारी अपनी ही हों। हम अखबार नवीस लोग या टीवी के पत्रकार जो हैं, हम तो दूसरों की कहानियां ही कहते हैं ना। सुबह से शाम तक हम यही करते हैं, कहानियां खोजते हैं और दूसरों की कहानियां कहते हैं, और अपनी कहानियों पे तो कभी हमारी तवज्जो ही नहीं जाती। हम किन मुश्किलों के, किन हालात में आते हैं, काम करते हैं और कैसे चले जाते हैं, हमारी कहानी लिखने वाला तो कोई भी नहीं होता। तो कहानी सबके अंदर है। और मैं अभी पढ़ रहा था इस्मत चुगताई को, तो उनकी एक लाइन थी, उन्होंने कहा कि जगबीती और आप बीती में बाल बराबर का फर्क होता है। और वो इंसान ही क्या जो जगबीती को आप बीती में ना ढाल सके, उसे ना समझ सके। तो वो आप हों या मैं हूं, हम तो जगबीती ही सुनाते हैं ना। और वो हमारे कब हमारी आप बीती बन जाती है, वो हमें पता ही नहीं चलता। एक लेखक के दिमाग में मैं घुसना चाहती हूँ। जब मैंने ये कहा आपसे कि आप अपनी रोजमर्रा के काम को छोड़ नहीं रहे हैं, एक डॉक्टर अगर एक किताब लिखता है ना, तो मैं उसको फिर भी समझ सकती हूँ, इसीलिए क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग काम कर रहा है और बिल्कुल अलग शब्दों से वो खेलेगा। आपके दोनों काम में एक ओवरलैप है, कैसे कर पाते हैं? वो अंदर से आता है। देखिए श्वेता, जब किताब होनी होती है ना, तो हो जाती है। किरदार इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, आपके अंदर घुस जाते हैं कि वो किताब आपसे लिखवा लेते हैं। मैंने 3 किताबें लिखी हैं। जब मैं पहले नैना लिख रहा था, मेरे दिमाग में बस एक लाइन आई थी, और वो लाइन ये थी, मैंने न्यूज रूम में किसी को देखा, वो एंकर ही है हमारे ही चैनल में, बहुत मशहूर, वो आप हो या कोई भी हो, सब मशहूर ही है हमारे तो। और उस दिन एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो मुझे लगा, मेरे दिमाग में एक लाइन आई, अगर इनका मर्डर हो जाए किसी दिन तो क्या होगा। थैंक गॉड मैं नहीं थी। उस एक लाइन से वो मेरे दिमाग में एक थॉट आया, एक कैरेक्टर बना, और उस कैरेक्टर के बहाने एक नहीं 2 किताबें लिख दी गई मुझसे। अब वो कैरेक्टर खत्म हो गया। उसके बाद फिर अब मेरा मन नहीं है कि मैं उसमें कोई तीसरी कहानी लिखूं। उसके बाद ये जब किताब हुई, 1.5 साल तक मैं सोचता रहा, मैं क्या लिखूं, क्या नहीं लिखूं, क्या लिखूं, क्या नहीं लिखूं। दिमाग परेशान था, क्योंकि लिखने की आपको आदत पड़ जाए ना, फिर कहानियां बेचैन करने लगती हैं। कहानियां बहुत हैं, कहानियां अधूरी लिखी हुई हैं, वो कहानियां पूरी नहीं होती। वो कैरेक्टर होता है जो आके कहानी पूरी कराता है। तब ऐसे वक्त में मुझे अनन्या का किरदार मिला, और जब अनन्या का किरदार मिला, उसके साथ मुझे अमन का किरदार मिला, और जब दोनों मिले तो ये किताब 3 महीने में पूरी हो गई। मैं रोज लिखता चला गया, 3 महीने में पूरी होगी। उसमें फिर सोचना नहीं पड़ता। बतौर लेखक, अगर आपके अंदर लिखने की शिद्दत है, आप लिखना चाहते हैं, फिर किरदार आके आपसे लिखवा लेते हैं। आपके किरदार इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, आपके ऊपर हावी हो जाते हैं कि आप चाहें कुछ करें, वो आपको मजबूर करते हैं। फिर वो सोने नहीं देते, फिर वो कुछ नहीं देखते, वो वक्त ढूंढते हैं अपने लिए कि तुम लिखो मुझे। ये एक बड़ी अजीब सी चीज है, मुझे पता नहीं बाकी लोगों के साथ होती है या नहीं होती है। मेरे साथ तो ये होता है, एक वो किरदार हावी हो जाता है, वो लिखवा लेता है। आप में कितना अमन और अमन में कितने संजीव हैं? अमन में पूरा मैं हूं, क्योंकि वो बहुत संजीदा टाइप का आदमी है, मैं पूरा संजीदा इंसान हूं। तो जिस तरीके का है वो मैं वैसा ही हूं। मैं अमन के साथ तो ये कह सकता हूं। चूंकि आपको मैंने पहले एक एंकर के तौर पर जाना था, और आज भी मुझे लगता है चैनल में सबसे ज्यादा आपकी आवाज की डिमांड रहती है। मैं एक हिस्सा आपसे जरूर कहूंगी संजीव जी, अगर आप पढ़कर सुनाएं। बताइए, आपने छाटा है कोई किस्सा? आगे का हिस्सा है, मुझे लग रहा है कि मैं ये कहूं आपसे या नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल।
अमिता जी कुछ दिनों बाद जयपुर चली गईं। कोई उन्हें छोड़ने नहीं गया था। बाबूजी ने फैसला सुना दिया था। जब तक जीजी घर पर रहीं, बाबूजी बैठक में ही बैठे रहे। जीजी के जाते वक्त भी उन्होंने कोई बात नहीं की। मां फिर कभी वापस लौटी या नहीं, अमन ने पूछा। आई थी 4 साल के बाद, इस उम्मीद में कि बाबूजी ने शायद माफ कर दिया होगा। हाथ में गोल्ड मेडल लिए, मेरी शादी से ठीक पहले। बाबूजी को डर था कि कहीं मैं भी जीजी के जैसी ना हो जाऊं, इसलिए 18 साल की होते ही मेरा विवाह कर दिया गया। लेकिन मैं जीजी नहीं थी, ना उनके जैसी हिम्मत थी, ना पढ़ाई में उतनी दक्ष। मुझे विवाह करने में भी समस्या नहीं थी, सो मैंने बगैर किसी नानकुर के हां कर दी। मेरी किस्मत कि मुझे गायत्री के पापा मिले। मुझे इस घर से परिवार से जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। विवाह के 1 महीना पहले ही जीजी आई थी। बाबूजी बैठक में ही थे। जीजी की आवाज मैंने सुनी थी, गुड्डी, ओ गुड्डी। मुझे हमेशा गुड्डी कहकर ही बुलाया जीजी ने। जीजी को देखकर बुरी तरह चौंके थे बाबूजी, लेकिन पिघले नहीं। आवाज में तलखी पहले जैसे ही थी। किस लिए आई हो, वो गरजे। मैं भागकर बाहर आई। पीछे पीछे मां भी थी। बाबूजी मैं पास हो गई, आपकी बिटिया पास हो गई। उन्होंने अपने बैग से अपना मेडल निकाला। मैंने टॉप किया है बाबूजी, ये देखिए, इस पर मेरे नाम के साथ आपका नाम भी लिखा है। मेरी एक ही बेटी है और उसका नाम है सुनीता। बाबूजी अपना मुंह मोड़ चुके थे। बाबूजी प्लीज एक बार देख लीजिए बाबूजी, ये मेडल बाबूजी ये आपके लिए है। तुम मेरे लिए मर चुकी हो अमिता। बाबूजी का लहजा बड़ा सर्द था। उनकी सारी संवेदना और मानवीयता मर चुकी थी। मैं भी सहम गई थी। मां प्लीज ये देखो ना, मैंने टॉप किया है। बाबूजी आप अंदर जाइए। सुनीता बिटिया तुम भी अंदर जाओ। बाबूजी का यह कहना था कि मैं और मां अंदर आ गए, लेकिन हमारे कान बाहर ही लगे हुए थे। अगले महीने सुनीता की शादी है। तुम यहां नहीं रह सकती। तुम्हारे रहने से उसकी शादी टूट सकती है। बाबूजी मैंने किया क्या है? क्या पढ़ाई करना जुर्म है? क्या मेडल लाना जुर्म है? अब जीजी संभल चुकी थी। वो फिर से सवाल कर रही थी। पिता की बात न मानने से बड़ा जुर्म कोई नहीं है, चाहे पिता गलत ही क्यों ना हो। हां, तब भी। तब आपने अपनी बेटी को गलत रास्ते पर चलने की शिक्षा क्यों दी? क्यों आपने कहा कि सत्य का मार्ग चुनना? क्यों आपने कहा अन्याय का विरोध करना? आपने जो सिखाया उसी मार्ग पर मैं चली हूं बाबूजी। बहस मत करो बिटिया, तुम्हारी भलाई हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। बाबूजी गरजे थे। बहुत दुख है मुझे बाबूजी, लेकिन ये मेरी भलाई नहीं है। ना आप भलाई का मतलब समझे। आपने मुझे सिर्फ एक आज्ञाकारी बेटी बनाने की कोशिश की जो आपके इशारों पर चले। तुम जा सकती हो। मैं भी आप ही की बेटी हूं। आप ही के संस्कार हैं, आप ही की शिक्षा है, इसलिए आपके खानदान को अपमानित नहीं करूंगी। गुड्डी की शादी में कोई विघ्न आए मैं कभी नहीं चाहूंगी। जा रही हूं। यकीन मानिए, जहां भी रहूंगी आपका नाम ही रोशन करूंगी। और वो मुड़कर वापस चली गई।